नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रैंड इथोपियन रेंसा बांध के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है, निर्माण पूरा होने के बाद यह बांध अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रैंड इथोपियन रेंसा बांध की। और इस बांध के बारे में कहा जाता है कि जब ये बांध बनकर तैयार होगा तो ये बांध अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। और इसके आधार पर हमारा पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, इसका निर्माण नील नदी की सहायक नदी सोबत नदी पर किया जा रहा है। तो अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ पर आपको दिखता है इथोपिया, और उसके द्वारा नील नदी की एक सहायक नदी ब्लू नील के ऊपर इस बांध को बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये व्हाइट नील है, ये ब्लू नील है, और ये सूडान में मिलने के बाद नील नदी का निर्माण करती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इथोपिया के द्वारा इस बांध का निर्माण ब्लू नील नदी पर किया जा रहा है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस नदी का नाम लिया गया है उस नदी पर इस बांध को नहीं बनाया जा रहा है। इस बांध को ब्लू नील नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि नील नदी की एक सहायक नदी है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, यह इथोपिया और मिस्र के बीच विवाद का विषय बन गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो नील नदी इजिप्ट, सूडान, इसके अलावा युगांडा, साउथ सूडान, इथोपिया, इन देशों से होकर के गुजरती है। अगर हम सभी सहायक नदियों को भी ध्यान में रखते हैं तो इसके अलावा इस नदी के कारण पूर्वी अफ्रीका के बहुत सारे देशों को पानी प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो इस नदी को लेकर के बहुत सारे देश हमेशा सचेत रहते हैं। और जब इथोपिया के द्वारा ब्लू नील नदी पर ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध बनाने का फैसला लिया गया, उसी समय से इजिप्ट, जो कि नील नदी के पानी पर निर्भर रहता है, उसके और इथोपिया के बीच में संबंध खराब होने शुरू हो गए। क्योंकि इन देशों को लगता है कि इथोपिया के द्वारा ब्लू नील के पानी को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे इन देशों में पानी की कमी हो सकती है। आगे चल करके सूडान भी इस बात से जुड़ गया और इन देशों के बीच में रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस डैम के कारण इथोपिया और मिस्र के बीच में संबंध खराब हुए हैं और यह बांध उनके बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर पहला कथन और तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक न्यूज भी आया है, जिसका शीर्षक है, इथोपिया रिज्यूम्स फिलिंग ऑफ डिस्प्यूटेड डैम। ये न्यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी न्यूज के कारण ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रायः चर्चा में रहने वाला शब्द सेफ हार्बर इम्यूनिटी किसे संदर्भित करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये सेफ हार्बर इम्यूनिटी है क्या और किसके संदर्भ में इस पर बातें की जाती हैं। जब भी हम सेफ हार्बर इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वहां पर आईटी एक्ट का सेक्शन 79 की चर्चा होती है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर आईटी अधिनियम का धारा 79 क्या कहता है। यह सेक्शन 79 ये कहता है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और उस पर कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। इसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। मान लीजिए 2 पर्सन हैं, ए और बी, और ए के द्वारा बी को कोई मैसेज भेजा गया और ये मैसेज व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक का सहारा लेकर के भेजा गया है। तो यहाँ पर आईटी अधिनियम का सेक्शन 79 ये कहता है कि जब तक ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर के रूप में काम करते रहेंगे,
मतलब इस व्यक्ति ने व्हाट्सएप का यूज करके अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई मैसेज भेजा है और यहाँ पर व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रहा है, संदेश वाहक का काम कर रहा है, यानी कि उसने सिर्फ ए के द्वारा भेजे गए मैसेज को बी तक पहुंचाया है। और अगर उस मैसेज में किसी कानून को तोड़ा गया है, कोई गलत बातें लिखी हुई है, तो उसके लिए इन पर्सन्स पर यानी कि ए और बी पर तो मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन व्हाट्सएप को यहाँ पर इम्यूनिटी दी जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप ने सिर्फ संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर के रूप में काम किया है। लेकिन धारा 79 ये भी कहता है कि अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर मैसेज से कोई छेड़छाड़ किया जाएगा, उसमें कोई इंटरफेयर किया जाएगा, तो इन व्यक्तियों के साथ साथ उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब तक मैसेंजर यानी कि संदेश वाहक के रूप में काम करता रहेगा, तब तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और यही इम्यूनिटी आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया जाता है, जिसे हम सेफ हार्बर इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो सेफ हार्बर इम्यूनिटी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया मध्यस्थ से जुड़ा हुआ है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है जो कहता है कि सोशल मीडिया मध्यस्थ को आपराधिक दाविश से मिली प्रतिरक्षा को, तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा कि सेफ हार्बर इम्यूनिटी सोशल मीडिया मध्यस्थ या प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, उन्हें दिया जाता है। और जब तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक मध्यस्थ यानी कि मैसेंजर के रूप में काम करते रहते हैं, तब तक उन्हें उनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसको लेकर के एक न्यूज़ भी आया है और यहाँ पर ये न्यूज़ आईटी रूल से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राय चर्चा में रहने वाला मजार शरीफ कहाँ स्थित है? और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं इजराइल, अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया। इसको लेकर के एक न्यूज़ भी आया है और न्यूज़ का शीर्षक है कंसुलेट्स रिमेन्स ओपन इन कांधार एंड मजार। ये इंडिया के द्वारा कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि जब से अमेरिका ने यह घोषणा की है कि वह अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा, वहां पर तालिबान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए बहुत सारे देशों ने अपने अपने कॉन्सुलेट को बंद करने का फैसला लिया है। लेकिन भारत के द्वारा ये कहा गया कि भारत कंधार और मजार में, यहाँ पर ये जो मजार है वो मजार शरीफ ही है, वहाँ पर अपने कॉन्सुलेट को बंद नहीं करेगा। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो मजार शरीफ अफगानिस्तान में स्थित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। तो इन न्यूज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान अभी चर्चा में रहने वाला है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक विशेषाधिकार सुनिश्चित करता है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50। तो अगर हम देखें अनुच्छेद 42 को, तो ये कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। यानी कि ये अनुच्छेद महिलाओं को लेकर के है और यहाँ पर कहा गया है कि राज्यों को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे काम करने की जगहों पर न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति बनाया जा सके। महिलाओं की सुरक्षा को वहां पर ध्यान में रख करके ये कानून बनाना चाहिए राज्य को। तो अगर हम देखें तो इन चारों आर्टिकल में जो अनुच्छेद 42 है वह महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 42। यहां पर महिलाओं को लेकर के आज के पेपर में एक न्यूज़ भी आया है जिसका शीर्षक है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सॉ ओवर 63% राइज इन 2021 सो फार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और महिलाओं की स्थिति समाज में किस तरीके से बिगड़ रही है उसको यह दर्शाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ हीनियस क्राइम
यानी कि जघन्य अपराधों का केस भी बढ़ता जा रहा है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज यहाँ पर दिया गया है उसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2017 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति यानी कि डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी की। ये डिजिटल सिंगल मार्केट रणनीति या स्ट्रेटजी यूरोपीय यूनियन के द्वारा लाई गई थी और यहाँ पर इसका मकसद था ई कॉमर्स की बाधाओं को दूर करना। आप सभी जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन में बहुत सारे देश हैं और जब ऑनलाइन ई कॉमर्स की बात आती है तो सभी देशों के अपने अपने कानून थे, इसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि क्यों ना सभी देशों को मिलाकर के एक ऑनलाइन बाजार बनाया जाए, जिससे कि सभी देशों के उपभोक्ताओं को और वहाँ की कंपनियों को फायदा होगा। और इसी को देखते हुए डिजिटल सिंगल मार्केटिंग रणनीति को यूरोपीय यूनियन के द्वारा और इसी को देखते हुए डिजिटल सिंगल मार्केट रणनीति को यूरोपीय यूनियन के द्वारा अपनाया गया, ताकि यूरोप में ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं तक लोगों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। और इसके आधार पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं टेली लॉ योजना को लेकर के। इसको लेकर के एक न्यूज़ भी आज के समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है टेली लॉ सर्विसेज एम्पावरिंग वॉइसलेस। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये टेली लॉ योजना क्या है। इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था और इसका मेन मकसद था गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मुफ्त में कानूनी सहायता देना और इसीलिए इसका नाम रखा गया है टेली लॉ योजना। इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर को पूरे देश में खोला गया, जहां से गरीब और कमजोर वर्ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 39A में भी इस बात को कहा गया है और उसके अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय तंत्र इस प्रकार से काम करे कि सभी लोगों को न्याय का समान अवसर मिले एवं आर्थिक या किसी अन्य कारण से कोई नागरिक न्याय प्राप्ति से वंचित न रह जाए। और इसी के अनुसार सरकार ने भी टेली लॉ योजना की शुरुआत की और यहाँ पर गरीब और कमजोर लोग आसानी से देश के बड़े बड़े वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में फ्री में कानूनी सहायता ले सकते हैं। और इसी को देखते हुए इस योजना को शुरू किया गया। यहाँ पर इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई और इसके कारण बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। और कहा गया है कि इस योजना को शुरू होने के बाद यानी कि 2017 में इस योजना को शुरू होने के बाद से अभी तक 9 लाख लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह ली है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं ये हमारे देश के लगभग 633 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और इसे सरकार के द्वारा अब और बढ़ाने का पेशकश किया गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जिन भी टॉपिक के ऊपर इन क्वेश्चंस को बनाया गया है आप उन टॉपिक्स को फिर से पढ़ लेंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।